स्टार्ट। हाँ देखो, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स अपन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला फर्स्ट सेक्शन अपन पढ़ रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ये आपको बताएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर का क्या बेसिस होता है, ठीक। उसके बाद अपन एसेक्सुअल में चलेंगे, देन सेक्सुअल। तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में क्या होता है बेटा कि अगर ये जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये पेरेंट से आएगा। किससे आएगा? पेरेंट से आएगा। पेरेंट से आने के बाद ये डीएनए बनाता है आरएनए, डीएनए बनाता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो बेटा मेनली जो कैरेक्टर को डिफाइन करता है ना वो प्रोटीन होता है, जो कैरेक्टर को डिफाइन करता है वो प्रोटीन होता है। आरएनए और डीएनए इनडायरेक्टली लिंक्ड है प्रोटीन से, और डायरेक्टली प्रोटीन से जो लिंक है वो आरएनए है, और आरएनए डायरेक्टली लिंक्ड है डीएनए से, और डीएनए और प्रोटीन में तो इनडायरेक्ट रिलेशन है। और प्रोटीन का मेन काम कैरेक्टर बनाना होता है। कैरेक्टर ये नहीं होता कि उसका कैरेक्टर अच्छा बुरा, ये सब नहीं बोल रही है यहाँ पे, ठीक। कैरेक्टर इन द सेंस बायोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे कि मैं कहूं कि मेरी हाइट लंबी है, ठीक, या मेरा हाइट लंबा है, ठीक ना। तो बेटा क्या होता है, या फिर मेरा रंग सफेद है, मतलब मैं थोड़ा फेयर हूं, या कोई सांवला है, ठीक ना। किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी के नाक बड़े हैं, किसी के जो भी दांत प्रॉपर शेप में, ये सब कैरेक्टर हैं किसी एक पर्सनैलिटी के, और वो प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन बनाता है। तो मान लो किसी के जो भी फेयर कैरेक्टर है, गोरा है या गोरी है, तो क्यों हुआ? प्रोटीन के कारण। उसका प्रोटीन डिटरमाइन किया कि उसका रंग कैसा होगा, ठीक। किसी के ब्लॉन्ड हेयर और जो भी कर्ली हेयर होते हैं वो क्या है? वो प्रोटीन डिसाइड किया कि इसके कौन से हेयर टाइप होंगे। किसी के आंखें नीली और ब्राउन है, वो क्यों है और कैसे हैं? वो प्रोटीन के कारण है। वैसा प्रोटीन बना जो ब्राउन आई को बनाया, किसी में प्रोटीन वैसा ना बना तो ब्लू आईज बना दिया। बेटा समझ रहे हो, ठीक। और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आरएनए को जाता है, और वो आरएनए ऑटोमेटिकली डीएनए से बना है, ठीक। आर यू गेटिंग मी? समझ में आया? देखो इसके बाद सब हेडिंग आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वेरिएशन आया कहां से। तो डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना। तो अगर मैं डीएनए को बदल दूं, या एनवायरनमेंट से डीएनए में कुछ इफेक्ट आए, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम फीमेल और मेल, तो फीमेल में कुछ इन्वायरमेंट का असर पड़े, तो उसके जेनेटिक मटेरियल का कुछ असर पड़े, तो हो सकता है आरएनए में असर पड़े। और जब आरएनए बदलेगा डीएनए से इफेक्ट के कारण, इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण, या कुछ भी म्यूटेशन ही हो जाए, म्यूटेशन मतलब अचानक कोई बदलाव जेनेटिक मटेरियल में, मेल में हो जाए या फीमेल में हो जाए, दोनों में से किसी में हो जाए या दोनों में हो जाए, तो उनके आने वाले प्रोजेनी यानी कि बच्चे में बदलाव जरूर आएगा। तो डीएनए से आरएनए में बदलाव, क्योंकि डीएनए ही ट्रांसफर होता है। तो आरएनए बदल गया बेटा, क्योंकि डीएनए आरएनए को बनाया। आरएनए जैसे ही बदला तो प्रोटीन बदल गया, तो प्रोटीन बदल गया, क्योंकि प्रोटीन आरएनए से बनता है। तो प्रोटीन बदल गया, तो प्रोटीन जिस कैरेक्टर को बना रहा था वो कैरेक्टर बदल जाएगा। जैसे मान लो प्रोटीन बना रहा था ब्राउन आइज को, और वो प्रोटीन बदल गया तो ब्राउन आई नहीं बनेगा। या फिर ब्लॉन्ड हेयर या कर्ली हेयर को कोई प्रोटीन बना रहा था, प्रोटीन का नाम है एक्स, और वो प्रोटीन बदल गया क्योंकि आरएनए बदल गया था, ठीक। तो वो प्रोटीन, अब जो प्रोटीन एक्स है वो ब्राउन और ब्लॉन्ड हेयर नहीं बना पा रहा, यानी कि बदल गया कैरेक्टर, और प्रोटीन ही कैरेक्टर डिटरमाइन करता है। तो बेटा वो वेरिएशन का आखिर क्या है इंपॉर्टेंस? अगर किसी में वेरिएशन होता है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, जरा देखेंगे बेटा। तो आप सुनो, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। पहले तो वेरिएशन को कहते हैं अपन डिग्री ऑफ डिफरेंस। अगर एक लाइन में कोई बोले व्हाट इज वेरिएशन, तो डिग्री ऑफ डिफरेंस। इस डिग्री ऑफ डिफरेंस के बाद इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन का? तो लाइफ सर्वाइविंग कैपेसिटी बढ़ सकती है किसी ऑर्गेनिज्म की, लाइफ सर्वाइविंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। चांसेस ऑफ इवोल्यूशन हो सकता है उस वेरिएशन से। मान लो वेरिएशन होता था, थोड़ा 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 करते वेरिएशन एक्यूमुलेट कर गया, थोड़ा वेरिएशन हुआ आपको दिखा नहीं, अगला जनरेशन में थोड़ा वेरिएशन हुआ आपको दिखा नहीं, फिर उसके अगले जनरेशन में थोड़ा सा और वेरिएशन हुआ दिखा नहीं। ये थोड़ा 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 करके समअप करके समेशन ऑफ ऑल दिस छोटा छोटा वेरिएशन बिल्ड अप इन अ लॉन्ग टर्म वेरिएशन, और ये क्या हो गया? इवोल्यूशन हो गया, स्पीसीज ही बदल गई। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा इसका, नेक्स्ट टेंड्स टुवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी। अगर वेरिएशन हुआ और मान लो जेनेटिक मटेरियल और ज्यादा स्टेबल हो गया, तो आप अच्छे से, आपका जेनेटिक मटेरियल जितना ज्यादा स्टेबल है, आपका आने वाला स्पीसीज उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। अगला पॉइंट है नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज।
जो भी स्पीसीज थी इस वेरिएशन के कारण जो पहले मान लो मर जाती थी, आज जो नेचर में एग्जिस्ट कर रही है, इस वेरिएशन के कारण हो सकता है ये वेरिएशन उसके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। बेटा अगला वेरिएशन जो ये वेरिएशन है ना, इसी को कहते हैं ग्रास रूट ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन से ही इवोल्यूशन होता है, ठीक। इवोल्यूशन होने का कारण ही है छोटे छोटे वेरिएशन सम अप करके बड़ा रूप ले ले, ठीक। जैसे मान लो कि बर्ड्स हैं, ठीक, तो या फिर फिशेस हैं, तो कुछ मछलियां मान लो पहले जमीन पर चलती होंगी, कुछ जो शुरू में इवोल्यूशन हुआ, मान लो कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो थोड़े बहुत जमीन में चले, फिर थोड़े पानी में चले, फिर पानी में चलते 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 कुछ डेवलपमेंट होते रहा, फिर धीरे धीरे मान लो उनमें गिल्स आ गया, ठीक ना। तो ऐसे करते करते कुछ वेरिएशन से मान लो फिशेस आ गए होंगे, फिशेस आ चुके होंगे। ये आज भी उसी वेरिएशन का नतीजा है कि क्रोकोडाइल पानी में भी रहता है, जमीन में भी रहता है, लेकिन आज तक इसके पास गिल्स नहीं आ पाया, लंग्स ही है उसके पास, ठीक। तो यही कुछ वेरिएशन का रोल है। देखो फिजन अमीबा, नाउ यू पीपल रिलैक्स, जस्ट सी फिजन क्या होता है। फिजन में नाम ही बता रहा है, चिक चिक के नाम बोल रहा है कि फिजन, आओ मुझे तोड़ो, आओ मुझे तोड़ो। बेटा फिजन क्या होता है, टूटना। अमीबा, अमीबा फिजन शो करता है, अनइक्वल डिवीजन होता है इसमें। क्यों, देखो ना, कोई सिमेट्री भी नहीं, कोई सिमेट्री भी नहीं है। लेकिन क्या होता है ना बेटा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप पहले सेल को मत फाड़ देना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करना होगा तो पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करना। मैंने लिख दिया है, पहली बार न्यूक्लियस टूटा है, दूसरी बार साइटोप्लाज्म टूटेगा, यानी कि सेलुलर डिवीजन होगा और दोनों को मिला के एक नया अमीबा बनेगा। तो एक से दो बन गया, पहले न्यूक्लियस टूटा और फिर सेल टूटा। अगला है फ्रेगमेंटेशन। बेटा इस फिजन में अमीबा और मल्टीपल फिजन भी होता है, जिसको आप प्लाज्मोडियम एग्जांपल है, शो करता है। इसको ज्यादा प्रेफरेंस रहना कि आप बुक से इसकी थ्योरी लिख लेना, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ। क्या होता है बेटा फ्रेगमेंटेशन, ये जैसे मान लो ये मार्कर है, इसका एक पार्ट टूट गया, ये इसके और भी कितने पार्ट्स कर दिए मैंने, और हर एक पार्ट एक नया मार्कर बना दे, यानी कि हर एक फ्रेगमेंटेड पार्ट, हर एक टुकड़े का, हर एक टूटा हुआ पार्ट एक नया मार्कर बना दे, फ्रेगमेंटेशन, ठीक। रीजेनरेशन, यही मार्कर था, इसका एक ये ढक्कन उड़ के कहीं चला गया, लॉस्ट हो गया। अब इस मार्कर को इसकी याद आई, बेटा तुरंत बना लिया, तुरंत बना लिया। ये रीजेनरेट किया किसको, अपने लॉस्ट पार्ट को, ठीक। लेकिन रीजेनरेशन फ्रेगमेंटेशन में क्लासिक सा जस्ट अ सिंगल लाइन मतलब डिफरेंस है। क्या है कि जनरली लोअर ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन करना पसंद करते हैं और हायर ऑर्गेनिज्म रीजेनरेशन पसंद करते हैं, ऑल्दो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ठीक। अब है बर्डिंग। बर्डिंग भी हायर ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, ईस्ट करता है बर्डिंग, ठीक। बर्डिंग क्या होता है कि अगर ये एक ऑर्गेनिज्म में छोटा सा एक स्मॉल आउटग्रोथ बनेगा, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बर्ड, और यहाँ पे न्यूक्लियस आ चुका है और इसका न्यूक्लियस इसके अंदर है और इसका न्यूक्लियस इसमें जा चुका है, तो अब ये यहाँ से टूटेगा और ये डिटैच होने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। ये बर्डिंग ईस्ट शो करता है। कभी कभी ये बहुत तेज बर्डिंग होता है, तो ऐसा होगा, देखो यूं 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 चलता जाएगा, ठीक ना, और ऊपर खींच देता है। लेकिन क्या है, और यहाँ से सब टूटता जाएगा। तो कभी कभी इसको मल्टीपल फिजन भी कह दिया जाता है, पर ईस्ट बर्डिंग का क्लासिक एग्जाम्पल है, ईस्ट बर्डिंग का क्लासिक एग्जाम्पल है। हाँ देखो बेटा, टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि टिश्यू कल्चर एक सबसे बेस्ट ये टेक्निक है किसी भी एक छोटे से प्लांट को ग्रोथ कराने की। हाँ, टिश्यू कल्चर का एक बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसमें वायरस और बैक्टीरिया फ्री होता है। आप कोई भी प्लांट ग्रोथ कराओ उसमें बैक्टीरिया लग जाएगा, सॉइल में ग्रोथ कराओगे सॉइल में बैक्टीरिया है, लग जाएगा। आप सॉइल में ही जनरली किसी भी प्लांट को ग्रोथ कराते हो, उसमें बैक्टीरिया लगना है, तय है। लेकिन टिश्यू कल्चर सॉइल फ्री होता है, सॉइल फ्री होता है, ये लिक्विड में किया जाता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, ठीक ना। इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रो मतलब पानी, पोनिक्स टेक्निक, प्लांट्स का ग्रोथ। ये देखो बेटा, टिश्यू कल्चर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट के ऊपर वाले पार्ट मेरिस्टेमेटिक होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक बेटा डेड होता है कि लिविंग, लिविंग होता है, डेड होता है कि लिविंग, तो लिविंग होता है। अब इस लिविंग पार्ट को से लिया आपने एक छोटा सा सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल लिया, मेरिस्टेमेटिक पार्ट से प्लांट के, और मेरिस्टेमेटिक पार्ट में कभी भी कीटाणु नहीं लगता, बैक्टीरिया और वायरस कभी नहीं लगता। क्यों, ऐसा क्या रीजन है, तो रीजन ये है ना बेटा
कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है तेजी से, अगर लग गया है तो, और वायरस भी मल्टीप्लाई करेगा उस होस्ट सेल में अंदर में घुस के। वायरस ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करता, होस्ट में घुसने के बाद तब वो एक्टिव होता है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इतना पावर होता है कि वो बैक्टीरिया और ये सब जर्म से बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है। तो बैक्टीरिया पीछे पीछे अटैक करने का सोच रहे हैं और ये मल्टीप्लाई करके कितना गुना पहुंच चुका है मेरिस्टेमेटिक पार्ट, ठीक ना। और बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया को 1 घंटे में 2 बार होना है अगर मान लो, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 1 घंटे में कई गुना हो गया होगा, तो आपको पहुंचने में टाइम लगेगा। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक पार्ट, यही ये ट्रिकी चीज याद रखना आप लोग, ठीक ना। मेरिस्टेमेटिक पार्ट में बैक्टीरिया क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन पावर बहुत तेज होता है, बैक्टीरिया से भी तेज होता है। तो मेरिस्टेमेटिक पार्ट से आपने लिया एक छोटा सा कट सेक्शन, तो वायरस और बैक्टीरिया फ्री है, उसको मेरिस्टेमेटिक सेल कहा। और इसी कट को मैंने दिखाया यहाँ से लिया ये, इसको एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डाला। यहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है जो प्लांट को चाहिए बेटा, और हार्मोन भी है बेटा। और इस हार्मोन में प्लांट के लिए बहुत सारे हार्मोन है, 5 बेसिकली याद रखो, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ठीक ना, एंड गिबरेलिन, ठीक। आप 2 से मतलब रखो, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ठीक। जैसे जैसे ऊपर क्लास में जाओगे आप लोगों को 5 पता चल जाएगा। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है डिवाइड किया, क्योंकि इसको हार्मोन भी मिला, न्यूट्रिएंट भी मिला। अब ये डिवाइड करने के बाद इसको कह दिया मैंने कैलस, कैलस, ठीक। बेटा मैंने अर्लियर क्लासेस में बताया था, नाम बदल गया, नाम बदल गया तो काम भी बदल जाएगा, ठीक। तो मेरिस्टेमेटिक सेल कैलस हो गया, नाम बदल गया, काम भी बदल गया होगा। तो देखो ना, ये एक सेल था और ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, यानी कि ये डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, यानी कि इससे तुम कुछ भी बना सकते हो, इससे कुछ भी। अनडिफरेंशिएटेड मतलब डिफरेंशिएट नहीं है, डिफरेंशिएट मतलब तुम बता सको कि हाँ यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, दैट इज डिफरेंशिएशन। अनडिफरेंशिएशन मतलब आप कुछ भी नहीं बता सकते। अब ये मास ऑफ सेल है, एक मास है, समझ पा रहे हो आप। तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को कहते हैं कैलस। इसको उठाया बेटा, कैलस को लिया, और आप अगर रूट बनाने के फेवर में हो तो ध्यान रखना, अगर आप रूट बनाने के फेवर में हो तो ऑक्सिन अपॉन साइटोकाइनिन का रेशियो 1 से ज्यादा कर दो। और 1 से ज्यादा करने का मतलब दिख रहा है कि ऑक्सिन का क्वांटिटी बढ़ा दो। अगर आपको सूट बनाना है तो ऑक्सिन अपॉन साइटोकाइनिन का रेशियो 1 से कम कर दो, यानी कि साइटोकाइनिन का रेशियो बढ़ा दो तो सूट बन जाएगा, ठीक। आपको याद करने का तरीका इससे फील आ जाएगा। सूट साइटोकाइनिन, सूट साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन ज्यादा सूट बन जाएगा। ऑपोजिट है, ऑक्सिन ज्यादा तो रूट बन जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर। देखो एक ये बच गया था स्पोर फॉर्मेशन, इसमें ये राइजोपस फंजाई है जो स्पोर फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, ये जो फंजाई है इसका ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, आपकी बुक यही कहती है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। और जहां जहां स्पोरेंजिया वहां वहां स्पोर, जहां जहां फाइबर वहां वहां स्ट्रेंथ, जहां जहां पैरेन्काइमा वहां वहां स्टोरेज, तो जहां जहां स्पोरेंजिया वहां वहां स्पोर। तो स्पोरेंजिया में स्पोर है, कंडीशन फेवरेबल आएगी, टूटेगा और ये स्पोर वापस बना देगा राइजोपस, ठीक। उसके बाद से एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन बच गया था। तो प्रोपगेशन ऑफ प्लांट बाय वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट में आप फ्लावर आप खाते हो, फ्लावर का फ्रूट, पर ये नहीं बोल देना कि वो वेजिटेटिव पार्ट है, वो सेक्सुअल पार्ट है, क्योंकि स्टिग्मा एंथर वो सब उसी में होते हैं, फ्लावर में। तो वेजिटेटिव पार्ट में आप लीफ बोल दो, रूट बोल दो, है ना, ये बोल सकते हो आप, यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप रूट। तो प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट यानी कि प्लांट का बनना कोई भी वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्वेश्चन आता है इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल, आंसर इज यस, आंसर इज यस। और जर्म और सोमैटिक सेल क्या होता है, तो जर्म सेल गैमीट होता है और सोमैटिक सेल, गैमीट के अलावा बॉडी का सारा सेल को सोमैटिक सेल कहते हैं बेटा। आप देखो एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, जरा देखो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सीड वीड नहीं आ रहा है, सीड में सेक्सुअल पार्ट नहीं है, और सेक्सुअल पार्ट से ही सीड बनता है और उसी से सेक्सुअल पार्ट से ही फ्लावर बनता है। ओवरी फ्लावर में बदलता है, ओव्यूल सीड में बदलता है। तो कोई भी सीड या सेक्सुअल पार्ट नहीं है तो सीड नहीं है, तो फ्लावर नहीं है।
तो विदाउट सीड इट कैन प्रोपोगेट, इकोनॉमिकल होता है, इजीली मैनेज कर सकते हो इसको, ठीक ना, समझ में आ रहा है। और भी 2-3 पॉइंट्स होंगे जो आप एनसीईआरटी प्रीफर करके आप खुद से लिखना, हर चीज डिपेंड होना जरूरी नहीं है। अगला जो सेक्सुअल पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।